नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस नेताओं के कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी की ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा कि कुछ बुजुर्ग और जर्जर नेताओं के सहारे इमारत खड़ी है। कांग्रेस अब हेरिटेज हो गई है। कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता है और बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है कि अब वो किसी को पनाह भी नहीं दे सकती। आज वहां भगदड़ के हालात हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा कांग्रेस के बूथ लेवल कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। जनता और कांग्रेस नेताओं का विश्वास कांग्रेस पर नहीं रहा। सुनिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। 139 साल पुरानी बुजुर्ग कांग्रेस है। कुछ बुजुर्ग और जर्जर नेताओं के सहारे पर इमारत खड़ी है। कांग्रेस अब हेरिटेज की तरह हो गई है, इमारत की तरह हेरिटेज की, जिसमें रहना कोई नहीं चाहता। और बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है कि वो अब किसी को पनाह भी नहीं दे सकती। आज वहां पर भगदड़ के हालात हैं। 4 लाख से अधिक लोग अभी तक मध्य प्रदेश में बूथ स्तर तक कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। अब जनता का विश्वास, यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं का भी विश्वास अब कांग्रेस पर नहीं रहा है। सभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकसित भारत है, जो माननीय मोदी जी ने कल्पना एक स्वर्णिम भारत की है, एक वैश्विक भारत की है, उस विकास की धारा में साथ बहना चाहते हैं और उसी के तहत आज ये ज्वाइनिंग माननीय गुलवानी जी की, माननीय शुक्ला जी की आज हुई है। वहीं कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हेरिटेज वाले बयान पर कहा है कि उन्हें नरोत्तम मिश्रा की स्थिति पर दया आती है। खुद बीजेपी ने दरअसल नरोत्तम मिश्रा को हेरिटेज वाली स्थिति बना दी है। उनसे काम भर ले रहे हैं, टिकट नहीं दिया, कुर्सी तक नहीं देते। सुनिए मुकेश नायक ने क्या कुछ कहा। मुझे ना जो नरोत्तम मिश्रा है मेरे बड़े निकटतम मित्र हैं और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में ऐसा सदैव से होता आया है कि पर्सनल इक्वेशन होते, निजी मित्रता होती है, बावजूद इसके कि हम विचारधारा में अलग अलग हैं। तो इस दृष्टि से नरोत्तम मिश्रा मेरे बड़े मित्र हैं और उनकी स्थिति पर मित्र होने के नाते मुझे बहुत दुख होता है कि जिस तरह से बीजेपी उनके साथ अन्याय कर रही है और उन्हें स्वयं एक जर्जर और पुरानी इमारत बना के रख दिया है और केवल उनको बाहर दिखावा करके उनसे काम भर ले रहे, उन्हें दे कुछ रही नहीं है। 4-5 लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने टिकट मांगा था, उन्हें नहीं दिया। अब बीजेपी के दफ्तर में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते हैं। बेचारे खड़े खड़े दल बदल करा रहे हैं। तो खड़े खड़े दल बदल करा रहे हैं बेचारे। तंज और व्यंग लगातार होते रह रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक दूसरे पर दोनों पार्टियां, कांग्रेस या बीजेपी, एक दूसरे पर छींटाकशी कर रही है। कहीं पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है तो ये बातें हो रही हैं कि कांग्रेस जो है वो जर्जर हो चुकी है, हेरिटेज की स्थिति में है, कुछ बुजुर्ग नेताओं के सहारे खड़ी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं पर वार हो रहे हैं कि वे खुद हेरिटेज हो गए हैं। बीजेपी उन्हें कुर्सी ही नहीं दे रही, खड़े खड़े ज्वाइन करा रहे हैं और बाहर निकल जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से जनता का क्या लेना देना। कोई खड़े खड़े बीजेपी ज्वाइन कराए कांग्रेस से या फिर कोई बीजेपी में हेरिटेज हो, इससे जनता का क्या लेना देना। लेकिन ये बातें हो रही हैं और जो होनी चाहिए वो बातें नहीं हो रही। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर नेता एक दूसरे पर इस तरह से छींटाकशी करके मेन मुद्दे को गुम क्यों कर रहे हैं, जनता को जो चाहिए वो बातें क्यों नहीं बता रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रमेश शर्मा जी, अभी आपने सुना मध्य प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और मुकेश नायक जी की एक दूसरे पर किस तरह से छींटाकशी हो रही है। छींटाकशी से एक दूसरे पे छींटाकशी करें लोग, दूसरी
और भी बातें करें, ये उनका अपना व्यक्तिगत है। लेकिन जब ये लोग इस तरह की बातें करते हैं तो जनता भी इन्हें सुनती है। ये तो चटकारे लेकर के रह जाएगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस बातों से जनता के मुद्दे गौण हो जाते हैं? चटकारे तो ले लेती है जनता, लेकिन जिन बातों पर इनको ध्यान देना चाहिए, जनता के लिए जो बातें होनी चाहिए, जनता के लिए जो बातें होनी चाहिए, वो गौण हो जाती हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं उन मुद्दों में की मीडिया में तो सुर्खियां बन जाती हैं, लेकिन उनका जनता के हित से कोई बहुत ज्यादा तालमेल उनका होता नहीं। आप अगर देख लीजिएगा, स्वतंत्रता के बाद से चुनाव के समय में जिस तरह की बातें होती हैं, जैसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, वो मुद्दे सरकार में आने के बाद मान करके चलिए कि उसमें से 50% मुद्दे केवल मीडिया की सुर्खियों तक रहते हैं। ये जो इस तरह की बातें जो आपने सुनाई हैं, दोनों आरोप और प्रत्यारोप, ये भी बिल्कुल इसी तरह की बातें हैं। जनता के मुद्दों को किनारे करना, उसका एक कारण है, हर सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत सीमित है। इसके अलावा जो लोग सत्ता में जाते हैं उनका मानसिक सोच भी लगभग सीमित होता है। जनता में जो समस्या 1000 वर्ष की 1200 वर्ष की है भारत में, और उनके निदान की आवश्यकता, उसके लिए अभी बहुत समय चाहिए और उसके लिए एक संकल्प चाहिए। वो संकल्प अभी राजनीति में उसका अभी अभाव दिखता है। इसलिए जनहित के मुद्दे मोटे तौर पर जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मजबूत करते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं अभी राजनीति से गायब हैं। यद्यपि अभी झलक कहीं कहीं उनकी मिलने लगी है, लेकिन उनको अभी भी आकार लेने में थोड़ा समय और लगेगा। थोड़ा समय और लगेगा। कुल मिलाकर के इस समय जनता को क्या करना चाहिए? इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, चटकारे तो सभी लेते हैं, लेकिन वास्तव में जनता को क्या देखना चाहिए, क्या सर्च करना चाहिए? चुनाव प्रचार चल रहे हैं, अंधाधुंध प्रचार चल रहे हैं, एक तरह से कहा जा सकता है। क्या करना चाहिए जनता को इस समय, मतदाता को? जी देखिए, मोटे तौर पर जनता को दो अलग अलग दिशाओं में सोचना। एक तो वोट देते समय उनको इस बात पर विचार करना उनका जो उम्मीदवार है उसकी अपनी संकल्प शक्ति कैसी है, राष्ट्र चिंतन उसका कैसा है, संस्कृति का चिंतन कैसा है, राजनीति का चिंतन कैसा है, क्षेत्र के विकास का उसका चिंतन कैसा है, और उसका मतदाताओं से संपर्क कैसा है। ये जो 4, 5, 6 आयाम होते हैं, इसकी तरफ हमको ध्यान देना, और संपर्क के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए उसकी चिंता कितनी है, ये जो 5-6 आयाम है, इस पर ध्यान देना और उस आधार पर वोट करना। लेकिन उसको राजनीति और सरकार के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना, उसको अपने पैरों में ताकत पैदा करना, और ऐसी ताकत पैदा करना आत्मनिर्भरता। अगर देश को आपको आत्मनिर्भर बनाना है, उसके लिए समाज आत्मनिर्भर बहुत आवश्यक है। और समाज आत्मनिर्भर जब होगी, जब परिवार आत्मनिर्भर होगा, और परिवार आत्मनिर्भर तब होगा जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। मुझे आप ये बताइए, लाठी अगर आपके हाथ में है तो उससे शत्रु भी, कुत्ते से लेकर शत्रु सब भय खाते हैं, लेकिन अगर यही लाठी आपकी बैसाखी बन जाती है, तो आपकी बैसाखी बन जाती है तो आप लोगों को उपहास का कारण बनते हैं और दुनिया के सबसे कमजोर इंसान होते हैं, क्योंकि आप अपने पैरों पर नहीं चल पा रहे। सरकार लाठी की तरह रहे, बैसाखी ना बने। जैसा कि कई बार राजनीति व्यक्ति को इतना अपंग बना देना चाहती है कि ताकि वो उसको सरकार की जरूरत के बिना 2 कदम ना चल पाए। ये मैंने देवेंद्र जी कई वक्त अपने चैनल पर भी कहा, दूसरे चैनल पर भी कहा है कि चींटी से लेकर हाथी तक कितने प्राणी होते हैं, वो अपनी रोटी खुद कमाते हैं, अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं, अपना जोड़ा स्वयं बना लेते हैं, और संतान को उत्पन्न करके उसको खाने कमाने लायक बना देते हैं। उनको किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो प्रकृति की और मनुष्य की और उल्टी और सेवा और कर देते हैं। मनुष्य यदि हम उनसे खुद को सक्षम मानते हैं तो हमको क्यों रहना सरकार की जरूरतों पर, उनके आश्वासनों पर, उनके पैसों पर। तो हमको चुनाव में वोट अलग मुद्दों पर करना, बाकी हमको अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपनी आंखों से आसमान देखना, अपने कदमों से धरती को नापना, ये आत्मनिर्भरता का भाव आना चाहिए। जी बिल्कुल, आत्मनिर्भरता का भाव आना चाहिए, लेकिन सरकारें हैं कि मुफ्त करके ये भाव शायद आने ही नहीं देना चाहती। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर से जुड़ी, लेकिन सही समय पर जुड़ी। सही सवाल सामने आ गया कि जो लगातार
लोगों के कल्याण के लिए उनके नाम पर जो राशन देने की बात आ रही है और भी तमाम बातें आ रही हैं, क्या लोगों को आत्मनिर्भर इसी तरह से बनाया जाएगा? क्या लोग आत्मनिर्भर इसी तरह से बन जाएंगे कि उनको आवास दे दीजिए, उनको राशन दे दीजिए? क्या सरकार के पास और कोई रास्ते नहीं हैं कि उनको आत्मनिर्भर बना दें? जी, समूह जैसी योजना प्रदान कर। दूसरी हमने शुरुआत करी योजना जिसमें अपने कौशल विकास करने जी प्रियंका दुबे जी, माफ़ कीजिएगा, आप तक हमारी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक हम रमेश शर्मा जी के पास जा रहे हैं। रमेश शर्मा जी, आपने सही बातें कही हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर स्वयं बनना चाहिए, और जो भी चींटी का आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण है ये, कि चींटी को किसी की सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज एक मानव को सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। इसे अगर जो देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से, तो क्या आपको लगता है कि जो सरकारें हैं ये देख करके इन्हें पंगु बनाना चाहती हैं, सरकारों पर निर्भर बनाना चाहती हैं जी, या इनका उद्देश्य कुछ और है? निश्चित रूप से राजनीति दो प्रकार की होती है। एक राजनीति होती है राष्ट्र के लिए और एक राजनीति होती है सत्ता के लिए। तो जो राजनीतिक दल में जब लोगों को आकर्षित करके सत्ता लक्ष्य रहता है, तब इस तरह की बातें बहुत सामने आती हैं, और उसमें कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, सब एक दिशा में चलते हैं। मोटे तौर पर मैं 3 लोगों का नाम लेना चाहता हूँ। गांधी जी ने अगर ग्राम स्वराज की बात कही थी, गांधी जी का ग्राम स्वराज और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये लगभग एक जैसा है। कौटिल्य ने आत्मनिर्भरता की जो बात कही वही गांधी जी के ग्राम स्वराज में थी, और गांधी जी के ग्राम स्वराज में थी। इसको बिल्कुल व्यक्ति से जोड़ करके दीनदयाल जी का जो एकात्म मानव दर्शन आया, एकात्म मानव दर्शन में भी वही थी कि उन्होंने बिल्कुल बहुत स्पष्ट कहा कि ग्राम और परिवार तब तक नहीं होगा जब तक मनुष्य अपने 4 पुरुषार्थों के आधार पर अपने दर्शन को नहीं देखेगा। और यही बात आरंभ में, अगर आपको ध्यान हो, मोदी जी ने बिल्कुल लोकल पर वोकल की जो बात कही थी, उसका अर्थ था कि गांव के लोग, परिवार के लोग स्थानीय आधार पर अपना विकास करें और स्थानीय पर गर्व करके स्थानीय जरूरतों से अपनी जरूरतों को पूरी करें। थोड़ी देर के लिए हमारे दैनिक उपयोग की अगर हम देखें तो आप केवल नमक को छोड़ करके आप सारी चीज अपने गांव में बना सकते हैं। खास तौर से जो क्लस्टर जैसी योजना है कि 8-10 गांव मिलकर के एक ग्रुप बना लें। एक अगर तुअर की दाल पैदा कर रहा है तो दूसरी मूंग की कर ले, तीसरा उड़द की दाल पैदा कर ले, एक गेहूं पैदा करे, दूसरा चना पैदा करे। ठीक उसी प्रकार से मसाले पैदा हों और उसी प्रकार से फलों के बगीचे लगे। एक गांव में आम के बगीचे लगे, दूसरे में अमरूद के बगीचे लगे। तो कुल मिलाकर के ये जो क्लस्टर बना करके लोकल पर वोकल हो, हमको केवल नमक बाहर से आयात करना पड़े, बाकी आप कपास भी खुद उत्पन्न करें और कपड़ा भी खुद उत्पन्न करें और खुद आप घानी का तेल उत्पन्न करें। काय आप उठा करके ये केमिकल मिला हुआ आप तेल लेते हैं, खुद गांव में घानी पैदा करें, 2-4 लोगों को खड़ा करें, तो उससे रोजगार भी मिलेगा और आत्मनिर्भरता भी होगी। ये आत्मनिर्भरता परिवार के साथ साथ गांव की होगी। तो समाज को ये चाहिए कि चुनाव 4 दिन का होता है, उस शोर में उस आधार पर वो वोट कर लें। जो मैंने कहा कि 4-7 चीजों में, जिस तरीके से हमारा अंग है, हमारा अंग भी किसी एक इंद्रिय से नहीं चलता। इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 11 गण सूत्र हैं। कुल मिलाकर के कुल 23 चीज होती है। उस आधार पर शरीर संचालित होता है। 23 में से कोई एक चीज कम हो जाएगी, शरीर नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार राजनीति में भी जो विविधता है उसको प्राथमिकता दे करके आप वोट दीजिए। बाकी खुद को अपने पैरों में ताकत पैदा करिए। आप खुद आत्मनिर्भर बने, आपका परिवार आत्मनिर्भर बने, आपका गांव आत्मनिर्भर बने, तब तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। जी बिल्कुल। प्रियंका दुबे जी, हम पुनः आपके पास आते हैं। आप कुछ कह रही थी,
उसे पूरा कीजिए जी। सर्वप्रथम मैं रमेश शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं उनको सुनती हूँ मुझे नई प्रेरणा भी मिलती है और एक राजनीतिक पंथ के तौर पे मैं उनके वचनों को लेती हूँ। और जो उन्होंने अभी जैसे बात कही मुझे क्लियर सुनाई दे रहा था कि ये बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए सारे ज्ञानेंद्रियों की जरूरत होती है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए काफी मुद्रा योजना या स्व सहायता समूह की गणना करी, जिसका अगर हम बात करें 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना के बारे में चर्चा करी थी मंच पर से। तो अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को आत्मनिर्भर तौर पर उसको सक्षम बनाने के लिए फाइनेंशियल और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो उसमें दी गई, तो आज 1 करोड़ से ज्यादा लखपति बहनें ड्रोन के माध्यम से किसानी कर रही, खेती किसानी कर रही है। वो ड्रोन उनको सब्सिडी रेट पे अवेलेबल हुए थे, जिसके माध्यम से वो लोग कीटनाशक का छिड़काव या वेदर फोरकास्टिंग करके उस हिसाब से अपनी फसलों का पूर्वानुमान करना, उसको बचाव करना, उनका संरक्षण करना करके आज बहुत अच्छे तरीके से अगर हम देखें, हारदा जैसे छोटे से जिले से मैं आती हूँ, यहाँ बहनों ने ट्रैक्टर लिए हैं स्व सहायता समूह के माध्यम से, किराने की दुकानें चलाना शुरू कर दी है, आटा चक्की के माध्यम से घर में रोजगार उत्पन्न खुद कर लिया है। ये सब तो मैं छोटे से एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे दिवाली पे दिए या मूर्तियां बनाना। अब नर्मदा के घाट से हम लोग संबंधित रखते हैं, तो कई लोगों ने स्व सहायता समूह के माध्यम से वहाँ छोटे छोटे दुकानें अपनी खुद की लगानी शुरू कर दी। अब तो छोटे छोटे एक डेयरी वगैरह, डेयरी फार्म्स वगैरह स्टार्ट कर लिए बहनों ने। स्व सहायता समूह जैसी योजना ने आज महिलाओं को एक तरीके से एक इन्वॉल्वमेंट सोसाइटी में, फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट अपना पैदा किया है। तो ये मेरी आंखों देखे निर्णय है। मैं किसी चीज को यही कहूंगी कि जो सरकारी योजना थी जो जमीनी स्तर तक पहुंची, देख के खुशी होती है कि अपने हुनर का इस्तेमाल करके बहनें खुद आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा भी जैसे अगर हम बात करना चाहें, जो लड़कों के लिए या युवाओं के लिए जो योजना आई, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते हुए सीखो कमाई योजना की चर्चा की गई। ये बात सही होती है कि सीखने के लिए हम सब प्रेरणा देते हैं, सीखिए सीखिए, और लेकिन कुछ अर्निंग नहीं हो पाती, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि सीख के भी हम क्या करेंगे। पर जो सीखने के साथ में थोड़ा स्टाइपेंड उसको मिल रहा होता है, तो बच्चा सीखने के साथ थोड़ी अर्निंग कर रहा है, जिसमें घर में भी वो सहयोग कर रहा है और उसको स्किल को डेवलप करके आज वो खुद का व्यवसाय भी खड़ा कर सकता है, जिसमें काफी ऐसे स्किल्स बच्चों को दी गई टेक्निकली, जिसको हमने कौशल विकास के नाम से भी नाम दिया। छोटे छोटे फंडिंग के नाम से कई बार बहनें पीछे हट जाती थी कि हमारे पास फंड नहीं है, हम कोई काम करना चाहें तो कैसा होगा। तो उसके हिसाब से भी उनको जब लोन्स मिलने स्टार्ट हुए तो बहनों ने अपने छोटे स्मॉल स्किल्स के जो काम शुरू करे, जिसका अगर हमें देवेंद्र भाई साहब आपने भी उदाहरण देखा होगा, कोरोना काल में पीपीई किट हमने बनाई, मास्क जनरेट हमने किए, और भी ऐसे छोटे छोटे जो उद्योग बहनों ने शुरू किए, जिससे जमीन स्तर पर पे बहनों की स्थिति पे भी सुधार हुआ। इवन उनका विजन चेंज हुआ। जो एक हम कहते थे कि अबला नारी और एक नारों में ही रहता था, अबला नहीं हम सबला हैं, नारों में रहता था। परंतु वास्तविक तौर पे जब तक आप आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका समाज में सम्मान नहीं होता। ये कटु सत्य है। लेकिन जब से महिलाओं ने जिस प्रकार से छोटे छोटे स्मॉल स्केल अपनी इंडस्ट्रीज स्टार्ट करी है, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हुई है, एज वेल एज उन्होंने अपनी फैमिली को भी हेल्प करी है, इस चीज से हम नकार नहीं सकते। ठीक है, हम आएंगे आपके पास, हमारे साथ अमित चौरसिया जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देर से जुड़े हैं लेकिन सही समय पे जुड़े हैं। सवाल आपसे है, ये सवाल इसलिए आपसे है, बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है, ये टैग मत लगाइएगा, थोड़ा सा कहने में संकोच हो रहा था कि कांग्रेस को एक बीमारी लग गई है। किसी भी पत्रकार को खट से टैग लगा देते हैं कि आप बीजेपी वाले हो और आप फला वाले हो, तो इससे अलग रखिएगा, निवेदन है आपसे। अमित चौरसिया जी, सवाल आपसे ये है कि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में आप ध्यान दे रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ। वो जो कह रहे हैं उस पर पलटवार कर रहे हैं। ध्यान तो मुद्दों की तरफ होना चाहिए। जहां पर सरकार विफल है वहां पर पिन मारना चाहिए। जहां दुखती रग है सरकार की विपक्ष को, वहां पिन मारना चाहिए कि दर्द हो।
जनता की बातें करनी चाहिए। विपक्ष से ये उम्मीद है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो तो चाहेगा कि हम थोड़ा सा गोल गोल घुमाते रहें, कहीं इधर बयान दे दें, कहीं उधर बयान दे दें, लेकिन आपको इधर उधर तो भटकने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग ही बयान देते हैं कि उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही है उनके कार्यालय में, वो बाहर रह रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं, खड़े खड़े करा रहे हैं। इससे जनता का क्या लेना देना है? आपसे तो उम्मीद की जाती है कि इनकी विफलताओं को गिनाइए जनता के सामने, तो ऐसी बातें क्यों नहीं आती? थोड़ा इको बहुत ज्यादा हो रहा है जी, हम इसको सही कराते हैं जी। नहीं, देखिए, विषय बात आपने जो बात कही नरोत्तम मिश्रा जी के विषय में, तो जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतरकलह फैली 3 माह पूर्व पर्ची जी, अमित चौरसिया जी जी। जी, अमित जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक बार और हम प्रयास करेंगे कि अमित जी की आवाज हम तक पहुंचे। तो लगातार इस बात का जिक्र हम करते आ रहे हैं कि नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन बात नेता एक दूसरे पर, पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछाले, एक दूसरे पर तंज कसे, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। आप जो मन करे वो कीजिए, लेकिन हमारी बातें, हमारे लाभ की बातें आप क्या कर रहे हैं? हम कड़ी दोपहरी में खड़े होकर के हम मतदान कर रहे हैं, कभी जलपान भी नहीं कर रहे हैं, ये नारा भी है, पहले मतदान फिर जलपान उसके बाद। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? जनता के मुद्दे को क्यों गौण बना रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि उनको जगह नहीं मिलती, वो कह रहे हैं कि वो जर्जर हो गए हैं। आप जर्जर हो जाए, वो जर्जर हो जाए, जनता जर्जर ना होने पाए, बस इनको जर्जर ना कीजिए। देवेंद्र जी 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 देवेंद्र जी, देखिए, जिस तरह से एक फर्जी सूची का नरोत्तम मिश्रा जी ने जारी करी और एक कहा कि भाई 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता जो है कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो इस तरह का झूठ और भ्रम जब फैलाया जाता है ना, तो उस पे प्रतिक्रिया देना भी बनती है और कटाक्ष करना भी बनता है। और ये ही वो नरोत्तम मिश्रा जी जब गृह मंत्री थे तो क्या जलवे थे इनके, अभिनेत्रियों के रंगों पर ये प्रतिक्रिया दे रहे थे, भगवा और सनातनी राजनीति कर रहे थे, और आज मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं नजर नहीं आ रहा है, इनका विसर्जन हो चुका है पूरी तरीके से। तो ये, और सही बात मोहन यादव जी की, तो जिस तरह से हताशा उनके ऊपर झलक रही है, जिस तरह से अमर्यादित भाषा है उनकी भाषणों में आप देखिए झलक रही है, तो ये हताशा है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से जो खबरें आ रही है, शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा चुनाव अलग छोड़ दिया, विदिशा के अलावा उनका कहीं ध्यान नहीं है, प्रहलाद पटेल जी ने अपना क्षेत्र संभाल लिया। तो ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की जो लड़ाई है ना, ये आगे अभी बहुत आगे तक जाने वाली है, और ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मध्य प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, तो जो 29-0 का लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी ने मोहन यादव जी को सौंपा था, उसमें पता चलेगा कि 5 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह जाएगी। आज आप देखिए, लोकतंत्र का महापर्व था, 6 सीटों पर मतदान था पहले चरण पर, लेकिन क्या स्थिति निकल कर आई? का वर्तमान सरकार के प्रति रुझान 0% रहा। नागालैंड जैसे राज्य में 6 जिलों में 0% मतदान रहा, 10% से कम मतदान मध्य प्रदेश में रहा। जब आपने पैसा पुलिस प्रशासन से लेकर सारा सरकारी तंत्र झोंक दिया, उसके बाद ये स्थिति परिस्थिति देखने को मिली। तो मतलब मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से किस कदर नाराज है, जिसका आज मतदान पे इसका प्रभाव देखने को मिला। हमारी विधानसभाओं में जहां जहां कांग्रेस मजबूत थी वहां तो मतदान प्रतिशत कम नहीं हुआ। छिंदवाड़ा की 6 जो आदिवासी बहुल्य विधानसभा सीटें थी वहां पे मतदान प्रतिशत हाई गया, जबकि जहां बीजेपी मजबूत थी वहां बीजेपी का मतदान प्रतिशत कमजोर हुआ। तो क्या हुआ इनके 377 प्रति बूथ के वादे का? हवा निकल गया, 29-0 का लक्ष्य भी हवा हो गया। शायद आप हमारे प्रश्न को सही ढंग से समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इस तरह की बातें और इस तरह के जवाब आप दे रहे हैं। ठीक है, आपसे इको बहुत ज्यादा आ रहा है, आपकी आवाज मेरे तक कनेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, हम आप तक पहुंचने का पुनः इस इको को सही कराने का प्रयास करेंगे कि इको ना हो। जी, प्रियंका दुबे जी कुछ कहना चाह रही हैं। जब मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो फिर कोई बात नहीं, आपने जो जवाब दिया प्रियंका दुबे जी उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी।
शायद यहाँ जो बैठे हुए हमारे जो अमित जी भाई साहब हैं, छिंदवाड़ा का सही तरीके से आकलन करके नहीं बैठे। जहाँ पर विधायक 7 सीटों पर इनके हैं, जो टूट करके एक आए हैं वो भी इन्हीं के थे, और उसके अलावा बार बार जो दल बदल की राजनीति इनके छिंदवाड़ा में हुई, और कमलनाथ जी जिस तरह से अपनी ही सिर्फ छिंदवाड़ा गढ़ में सिमट करके रह गए, और दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र को प्रोत्साहित करने में लगे रहे, और जीतू पटवारी जी पूरी तरह से अपनी ही पार्टी का सीमांकन करने में ये पटवारी फेल हो गए। ये सबने देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस खंड खंड हो चुकी है, जिसे हमें कहने की ये समझाने की आवश्यकता कतई नहीं है। इनके लोग आकर के सीएम आवास पर बैठते हैं, सीएम कार्यालय के सामने बैठते हैं और ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये इनकी निर्बलता है, इन्हें इसका आकलन करना चाहिए। हम पे आरोप लगा करके ये समस्या हम कतई नहीं होगी। मजबूत विपक्ष के लिए इनको मजबूती से अपनी पार्टी को संभालना पड़ेगा, ताकि लोकतंत्र का जो निर्वहन है वो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो सके। अगर हम बात करते हैं जिन क्षेत्रों की ये बात करें, छिंदवाड़ा का मत प्रतिशत अगर कम हुआ तो फिर अगर हम ये कहें तो गुस्सा तो इनकी जनता के ऊपर, क्योंकि ये लोग तो छिंदवाड़ा मॉडल पे गर्व करते हैं, बार बार कहते हैं, फिर वहां मत प्रतिशत कम क्यों किया। इसके अलावा भी मैं अगर बात करूं, जहां लाखों वोटों से जीतने वाले कमलनाथ जी 33,000 का मार्जिन तक अगर सिमट गए हैं, डिफरेंस उनका अगर कम हो रहा है, मतलब लोगों का आक्रोश उनके प्रति बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद 45 साल तक एक ही छिंदवाड़ा पे कॉन्सेंट्रेट रहने वाले कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश को विकसित क्यों नहीं बना पाई कांग्रेस? ये जनता जवाब चाहती है। सिर्फ छिंदवाड़ा मॉडल नहीं, मध्य प्रदेश का मॉडल अगर अब पूरी तरह माना जाता तो हम गर्व करते कांग्रेस पार्टी के ऊपर, परंतु आप छिंदवाड़ा तक क्यों सीमित रह गए, ये जनता जवाब चाहती है। आज आप पुत्र मुंह से ऊपर क्यों नहीं उठ पाए, ये भी जनता चाहती है। परिवारवाद आज पहले राष्ट्र पे आपने हावी करने की कोशिश करी, अब धीरे धीरे यही बीमारी जब लोकसभा और विधानसभा तक भी सीमित हो रही है, तो जनता इसका भी जवाब चाहती है और इससे मुक्ति चाहती है। एक कार्यकर्ता जो दरी उठा रहा है वो जीवन भर से दरी और झंडा लगाना नहीं चाहता है, वो भी नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। चलिए ठीक है, रमेश शर्मा जी हम आपके पास आना चाहेंगे। समय बहुत कम है, प्रियंका दुबे जी समय बहुत कम है, और रमेश शर्मा जी से हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी, जैसा कि अभी आपने देखा कि दोनों जो हमारे प्रवक्ता हैं, दोनों पार्टियां जो हैं, हमें ये लगता है कि एक दूसरे की खामियां बहुत ज़्यादा ध्यान में रख रही हैं, लेकिन जो खामियां हैं, इन खामियों को ध्यान में, ये जो खामियां इनके ध्यान में हैं वो वास्तव में जनता को लेकर नहीं हैं, या संगठन को लेकर हैं। ये दोनों लोगों की बातों से ये निकल करके सामने आया, और जब संगठन को लेकर के एक दूसरे पर कटाक्ष और एक दूसरे के बारे में इतनी बड़ी जानकारी रखी जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये जनता के लिए आखिर ये लोग करेंगे क्या। जानकारी तो रखनी चाहिए कि जनता के लिए इन्होंने ये खामियां की हैं, ये यहाँ ये लोग नहीं कर पाए हैं, आप जनता के लिए ये चीजें नहीं कर पाए हैं। ये तो संगठन के लिए लड़ाई हो रही है कि आपका संगठन कमजोर है, आपका संगठन कमजोर है। जनता तो यहां पर गौण दिखती है। रमेश शर्मा जी करके मोटे तौर पर देवेंद्र जी, जब भी कभी सफलता की दौड़ होती है तो जो प्रतिस्पर्धी होते हैं वो अपनी गति बढ़ाते हैं, अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप अपनी गति बढ़ाते हैं, ताकि दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो पीछे रह जाए और वो जल्दी पहुंच जाए, ताकि वो प्रथम स्थान पर आ जाए। ये तरीका होता है सकारात्मक तरीका है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है कि हम दौड़ तो रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा आगे ना निकल जाए तो उसकी टंगड़ी में हमको लाठी फंसाना और उसको रोकना। राजनीति आजकल इसी नकारात्मक दिशा में जा रही है। राजनीति में अगर आप पूरे चुनाव में देखेंगे तो घोषणा पत्र भी जब आया है दोनों का, तो उन्होंने अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरे की आलोचना पहले की है। दूसरे की आलोचना चुनाव को छोड़ करके बाकी दिनों में की जाना चाहिए, ताकि एक दूसरा अपना आचरण सुधारें, अपने कार्यक्रम सुधारें। चुनाव में एक दूसरे पर हम व्यक्तिगत आरोप पकड़ लगाते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी अपनी मौलिकता जो है, आपकी अपनी आंतरिक चेतना, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है। तो राजनीतिक दलों को
आम ये कल्पना की गई थी, गांधी जी ने यह की गई थी कि प्रजातंत्र जैसे जैसे परिपक्व होगा वैसे वैसे और ये सशक्त बनेगा। लेकिन मैं ये देखूं मेरे गांव में कि जो बीजे काम रही थी तो राजनीति में उनके साथ के अलावा आ रहा है। एक पर आरोप लगाने की जो स्पर्धा है वो स्पर्धा बहुत बड़ी है, कमियां निकालने की स्पर्धा है। और तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा है तो बालकांड में उन्होंने कम से कम 20 चौपाइयां इस पर लिखी हुई हैं कि किस प्रकार नकारात्मक दर्शन की ओर उन्होंने तो तुलना कौन से की है तो वो नहीं समझता यहाँ कहना। कुल मिलाकर नीति में सकारात्मकता आना चाहिए। चुनाव में अपनी बात कहें, दूसरे को उसके हाल पर छोड़ें, वो क्या कर रहा है, उसके यहाँ जगह है नहीं है, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा है, उनके यहाँ रहा है। दोनों को ऊपर उठ कर केवल अपनी बात कि हम मतदाता के लिए ये करने वाले हैं, हम देश के लिए ये करने वाले हैं, हम समाज के लिए ये करने वाले हैं। क्योंकि चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होता, चुनाव कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण का भी माध्यम होता है, संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित करने का भी साधन होता है। हम संस्कृति के लिए क्या करेंगे, राष्ट्र के लिए क्या करेंगे, समाज के लिए क्या करेंगे, इस पर सबका अपना अपना जोर होना चाहिए। उसके बजाय एक दूसरे की आलोचना पर सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। जी, तो अब चूंकि बार बार संकेत मिल रहा है कि अब समय समाप्त हो चुका है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में चुनाव का दौर है और तंज का दौर भी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भी आलोचनाएं हो रही हैं वो जनता के विकास या उनके उत्थान को लेकर के नहीं हो रही है। ये जो आलोचना हुई है वो संगठन को लेकर के हो रही है कि तुम्हारा संगठन ऐसा है, मेरा संगठन ऐसा है। तो संगठन से जनता को क्या लेना देना। आप अगर जो संगठन आपका तेज रहेगा, अच्छा रहेगा, तो अच्छा काम करेंगे जनता के लिए। अगर आपका कमजोर रहेगा तो जनता के लिए आप अच्छे काम नहीं करेंगे। आप जनता के लिए क्या करना चाहते हो ये बताओ। किसका संगठन कमजोर है, किसका। आप लोग एक दूसरे के घरों में झांक रहे हो, जबकि आपको जनता के घरों में झांकना चाहिए कि उसकी रसोई में क्या बन रहा है, क्या पौष्टिक आहार उनको मिल पा रहा है, क्या दाल रोटी खा पा रहे हैं, 2 समय की दाल रोटी उन्हें मिल पा रही है। आप दोनों को, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये झांकना चाहिए अपनी जनता के मतदाताओं के घरों में। आप ये झांकिए, न कि ये झांकिए कि आपका जर्जर है, आपका जर्जर है। आप लोग अपने को सुदृढ़ बनाइए या मत बनाइए, लेकिन जनता को खुशहाल बनाने का सवाल है और ये रहेगा। और जो जनता को खुशहाल करने की बातें करेगा और उसके लिए काम करेगा, वही सत्ता में आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।